नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। मैं मयंक पुरवाल आप सभी के साथ फिर से हम पॉजिटिव टॉक टू 5 PM पर हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है वो है शीत ऋतु का स्वागत। कल हमने इम्यूनिटी पे बात की थी कि मौसम बदल रहा है। अब आज हम और इसी में आगे जानेंगे कि कैसे अब ये मौसम जो बदल रहा है इसका कैसे हमें स्वागत करना है, कैसे इसको एंजॉय करना है। तो जैसे सर्दियाँ आने लगती हैं, हम जैसे जो बच्चे हैं उनके मन में आता है कि अब मूंगफली खाएंगे, तिल की गुड़, तिल के लड्डू मिलेंगे, तिल की गजक मिलेगी और ये पूरा लंबे टाइम पे चलने वाला है। तो अब इसको और इसे एंजॉय कैसे करना है। मूंगफली आने लगती हैं, बहुत सारी नई नई चीजें, शकरकंदी है, भुने हुए आलू मिलते हैं, कितनी सारी खाने की चीजें हमें मिलती हैं शीत ऋतु में, सर्दियों के टाइम पे। और यही सब जो खाने पीने का टाइम आया है इसमें हम बीमार ना पड़े, इसमें हम कैसे अपने आप को ठीक रखें। जो मौसम की बीमारियां, सर्दी खांसी जुकाम वगैरह वो भी, और इसके अलावा भी कोई और दिक्कत अगर है तो उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं अच्छे खाने के साथ। और कोरोना के टाइम चल ही रहा है तो कोरोना से हम कैसे लड़ सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं इन सर्दियों में। इन सब पे हम बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर अजय जोशी, अनीता गुप्ता जी, साधना विजय जी। और उन सबसे हम जानेंगे नेचुरोपैथी, होलिस्टिक हेल्थ, एक्यूप्रेशर, बैक्सो थेरेपी, तमाम चीजों के टिप्स हम जानेंगे। चलिए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। नहीं, डॉक्टर जोशी जी के साथ स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज का विषय ऋतु, जो आपके ठंड का स्वागत करना है। तो हमारे जो शरीर है इस पे खान पान का ऋतु के अनुसार बहुत परिवर्तन पड़ता है, क्योंकि एक ऋतु में कोई दोष घटता है तो कोई दोष बढ़ता है। क्योंकि जो हम त्रिदोष की बात करते हैं, वायु पित्त कफ, तो इसमें कुछ नॉर्मल करने के लिए हमें खान पान का, आहार विहार पे ध्यान देना पड़ता है और विरुद्ध आहार से बचना होता है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जो हेल्थ बनाने वाला है। अभी अकबर और बिरबल की बात हो रही थी, तो अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल 3 में से 1 गए तो कितने बचे। अब बिरबल ने कहा 0। बिरबल ने ये कौन सा गणित है। बिरबल ने बताया कि 3 मौसम होते हैं, 3 मौसम में से एक मौसम को निकाल दिया जाए तो मौसम ही नहीं बचेंगे। तो एक ऐसा मौसम जो ठंड के लिए आनंददायी है ना, तो हमको इसको समझना है। और आज हम लोग साथ मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, वो ऋतुचर्या के ऊपर, आहारचर्या के ऊपर अपने साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रीता जी का वेलकम करता हूँ मयंक जी की तरफ से, और उनसे ये जानना चाहता हूँ कि वसंत ऋतु के आगमन पे शरीर अपनी सफाई कैसे करता है, क्योंकि हर मौसम का अपना एक गुण है। तो आचार्य अनीता गुप्ता जी। जी धन्यवाद अजय जी। आप सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। शीत ऋतु का आगमन हो चुका है और ईश्वर ने ये प्रकृति बहुत ही सुंदर बनाई है। इसको विविधता से इसमें भरा है। इसके अंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो गगन को चूमते हैं, और कलकल बहती हुई नदियां, झरझर बहते हुए झरने, और कितने भी वन उपवन, खेत खलिहान बनाए हैं। और ये चीजें हमको बहुत ही सुंदर लगती है और हमारे मन को प्रसन्न करती है। और ईश्वर ने इतना ही नहीं, इसमें विविधता को और भरने के लिए अलग अलग ऋतु में भी बनाई। वैसे तो हमारी 6 ऋतुएं होती है, लेकिन उनको हम मुख्य 3 रूप में जानते हैं: वर्षा काल, शीतकाल और ग्रीष्म काल। तो इन ऋतुओं में ईश्वर ने वन उपवन में परिवर्तन भी लाए। जहाँ ठंड के मौसम में पीले पीले जो सरसों के फूल है उससे खेत लहराते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति ने पीताम्बरी चादर ओढ़ ली है। और वहीं गर्मियों के मौसम में मन को सुकून देने वाले सफेद रंग के चंपा चमेली के फूल होते हैं। सदाबहार के फूल भी पिंक कलर के, व्हाइट रंग के होते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमें आंखों को जो सुकून दे ऐसे रंग चाहिए होते हैं। तो ठंडे कलर उस समय हमारी प्रकृति उसको पैदा करती है। उसी प्रकार से जो हमारे फल फूल है उनमें भी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि ईश्वर ने सब चीजें बहुत ही सोच समझ के करी है। क्योंकि हमारी जिंदगी में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। अगर हमारी लाइफ में परिवर्तन ना हो तो एक रास्ता हमें अंदर निरस्ता को ले आती है। तो निरस्ता ना हो, इसके लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है, चाहे वो शरीर का हो, चाहे ऋतु को हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो। ईश्वर ने उसी प्रकार के फल फ्रूट भी बनाए हैं कि जब परिवर्तन होगा तो जो मनुष्य को, प्राणी को, पशु पक्षी को आवश्यकता होगी, उसी प्रकार की चीजें ईश्वर प्रकृति के द्वारा पैदा भी करता है।
यदि हम इस चीज को समझ लें और समझने की कोशिश करें और उसको अब जिंदगी में अपना लें, तो कोई भी ऋतु में परिवर्तन हो वो हमें परेशान नहीं करेगा। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि अब ऋतु में मतलब चेंज आने वाला है, अब ठंड आएगी या गर्मी आएगी या बारिश का मौसम आएगा और हमें ये बीमारियां घेर लेगी या हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उन ऋतुओं को समझ लें कि वो ऋतु है क्या और वो किस लिए आ रही है और वो थोड़ा सा क्या सौगात लेकर आएगी, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ परिवर्तन लाती है, साथ में सौगात भी लेकर आती है। उसको अगर हम जान लें और अपना लें तो हर एक ऋतु हमारे लिए एक, कहते हैं ना कि स्वास्थ्य की बरसात कर देती है। और आयुर्वेद में इसका पूर्ण रूप से उल्लेख है कि हम कब कितना खाएं, क्या आहार विहार हो हमारा, इसको धीरे धीरे हम अपनाने लग जाएं। समझने के साथ साथ वो अगर अपनाते भी हैं अगर हम जीवन में, तो हम तो खुद स्वस्थ होंगे ही, हमारी आने वाली पीढ़ी भी जब हमारी चीज को फॉलो करेगी तो वो भी स्वस्थ रहेगी और उन्हें जरा सा भी परिवर्तन में डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि जो यंग जनरेशन है उनका बहुत सारा समय पहले तो पैसा कमाने में व्यतीत होता है, उसके पश्चात वो स्वास्थ्य पे अपना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनका उस तरफ फोकस नहीं है। तो उतना समय फिर उनका उस पर ध्यान व्यतीत होता है डॉक्टर के पास चक्कर लगाने में, और फिर भी वो उतना अच्छा स्वास्थ्य अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आज हम शीतकाल की चर्चा कर रहे हैं, तो शीतकाल अगर तीनों ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है अपने शरीर की बनावट को, अपने अंदर को ठोस व्यक्तित्व को बनाने की, क्योंकि इसके अंदर चीजें ऐसी होती है जिसका हम सेवन ग्रीष्म में और वर्षा काल में नहीं कर सकते, उस भोजन का सेवन हम शीतकाल में कर सकते हैं। शीतकाल में जठराग्नि अत्यंत तीव्र होती है। हमारी बॉडी के अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती है। 7 अग्नि होती है हमें सप्त धातुओं की, जिन्हें हम टिश्यूज कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हमारे जो 7 टिश्यूज कौन कौन से हैं हमारे? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। लेकिन इनकी शुरुआत किससे होती है? हमारे जठराग्नि से। क्योंकि जठराग्नि में हम जो भी भोजन हम खाते हैं अगर वो शेष ढंग से पच जाता है, उसका पाचन अगर सही होता है, तो उसी के बाद सप्त धातुओं का निर्माण होता है। अगर जठराग्नि में ही हमारा अगर पाचन स्वस्थ अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो जो हमारी बाद की सप्त धातुएं हैं उनको श्रेष्ठ नहीं बनती। बनती तो है लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज अगर लैक हो जाती है तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। और जो हमारी 5 अग्नियां रहती है, हमारी 5 भूत अग्नि, जो हमारी पंचभूत से हमारा शरीर बना हुआ है, इनकी जो अग्नि होती है इसे पंचभूत अग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार टोटल हमारी 13 अग्नि होती है, लेकिन जठराग्नि का विशेष महत्व है क्योंकि शीतकाल में ये तीव्र होती है। इसमें जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसकी मात्रा अधिक बनती है, तो शीतकाल में ठंड की ऋतु में हमें भूख भी इससे अधिक लगती है। तो आजकल जैसे आजकल स्लिम ट्रिम रहने का जमाना आ गया है, स्पेशली जो फीमेल्स होती है वो अपना 0 साइज फिगर मेंटेन करना चाहती है, लेकिन इस समय वो अपनी डाइट को नहीं बढ़ाती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो हमारी बॉडी की इस समय डिमांड अधिक है। इस समय अगर हम श्रेष्ठ क्वालिटी का अगर हम खाना खाते हैं इस समय अगर, तो हमारे शरीर को लगता है और वो हजम भी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम शीत ऋतु के वेलकम करने के लिए अगर उसको हम अच्छे से खाना खाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और अपने घर में इस प्रकार के खाद्य पदार्थ अगर हम रखते हैं, इस समय अगर हम ड्राई फ्रूट्स का सेवन हम भरपूर कर सकते हैं। जहाँ हमें ग्रीष्म और शीत वर्षा काल में हमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाने होते हैं, वहाँ शीतकाल में हम कभी कभार हम ड्राई फ्रूट्स मतलब बगैर भिगोए भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारी जठराग्नि तेज है तो उसको वो हजम कर लेती है। हाँ, लेकिन जो वृद्ध है उनके लिए जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भिगो के खाना चाहिए, लेकिन जो जवान है वो इन चीजों को हम ड्राई के रूप में भी खा सकते हैं। उसी प्रकार से डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं हमारे, दूध है, पनीर है, मेवा है, इन सब चीजों का हमें भरपूर सेवन करना चाहिए। और सुबह के वक्त जैसे नाश्ता हम हमेशा बताते हैं कि सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, तो ठंड के समय में हमें इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए और उसमें हम थोड़ी चिकनाई के पदार्थ भी बढ़ा दें, क्योंकि हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन की आवश्यकता बहुत अधिक है। अगर हम इस समय चिकनाई का सेवन करते हैं तो वो हमारी डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो इस समय हमें देशी गाय के घी का सेवन, जैसे हम खिचड़ी दलिया इत्यादि खाते हैं उसमें भी, अपनी रोटी के ऊपर भी लगा कर खाते हैं। और उसी प्रकार से जो इस समय हमारे मौसम के जो हमारे को मिल रहा है जैसे बाजरा और मक्का है, बाजरा में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं हम। मक्के का, तो इन सबसे क्या होता है कि हमें गर्मी, जैसे हमारी जठराग्नि, ये जो गरिष्ठ भोजन है ये धीरे धीरे पचता है। अगर इस समय हम सुपाच्य भोजन करते हैं जो बहुत हल्का होता है, तो हमें भूख जल्दी जल्दी लगने लग जाएगी और हम अपना जो कार्य हम कर रहे हैं उसको हम कर नहीं पाएंगे, हमें बीच बीच में खाना खाना पड़ेगा जो हमें नुकसान देगा। अगर हम इस समय थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन करते भी हैं तो जिसको अग्नि इसको जलाएगी तो धीरे धीरे वो जलेगा और हमें 3-4 घंटे का अंतराल मिल जाता है तो अपना हम कार्य कर सकें। तो इस प्रकार से अगर हम गरिष्ठ भोजन का सेवन करना चाहें, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अन्य ऋतुओं में गरिष्ठ भोजन पचता नहीं है। देखिए, अगर गर्मी में अगर हम चिकनाई की चीजें खाते हैं और अगर हम पानी पीते हैं,
क्योंकि हमें उसमें मटके का पानी पीने की आवश्यकता हो ही जाती है, तो हमें खांसी नुकसान करेगा, गले को हमारे चौक कर देगा। लेकिन हम ठंड में इस चीज को खा सकते हैं, और साथ में अगर पानी हम जब बाद में पीते हैं, गुनगुना पानी अगर हम पीते हैं, तो हमें नुकसान नहीं देगा। तो इस प्रकार से शीत ऋतु के आगमन की, जिस प्रकार से हम घर में कोई मेहमान भी अगर आता है तो उसकी हम पूर्व तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से अगर इसकी हम पूर्व तैयारी करें कि हमें इस समय अगर हम कपालभाति का करते हैं, अगर अपने हम जो सुबह अपने प्राणायाम आसन करते हैं, तो उसमें हमें कपालभाति की जो मात्रा है वो बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम 5 मिनट करते हैं, तो हम 10 मिनट करते हैं, तो हमें जठराग्नि हमारी तीव्र हो जाती है। कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि उन्हें ठंड के दिनों में उन्हें खाना हजम नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो जठराग्नि है वो उनकी मंद होती है। तो मंद होने से अगर ठंड पड़ती है उस समय, तो ठंड से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है, तो जठराग्नि हमारी और भी मंद हो जाती है। तो स्पेशली अगर इस समय हम कपालभाति को अगर अधिक मात्रा में हम करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक हमारे सीधे उसके जीआईटी पर लगते हैं, तो उससे हमारा जीआईटी यानी हमारे पाचन संस्थान जो है हमारा वो मजबूत हो जाता है। और अगर हम इन लाभदायक चीजों का सेवन जो हमें इसमें प्रकृति उपलब्ध करवाती है, तो उनका हम सेवन करते हैं, तो जो उनके न्यूट्रिशन है वो हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। और बाकी ये इस समय 4 महीने, बल्कि हमारे हमारे जो 8 महीने हैं बाकी, उसमें भी हमारे बॉडी में अंदर जो सप्त धातु मैंने बताई, उस रूप में वो स्टोर हो जाते हैं। तो हमारे पूरे 12 महीने वो हमारे कार्य करते हैं। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग है इस समय, जैसे गोंद के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, तिल के बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए आग्रह करते हैं। तो वे अपनी जगह बिल्कुल सही है, हमें इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो और इसमें अगर हम आगे चलते हैं कि इसके लिए हमें सर्दी जुकाम इन चीजों की भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम अजय जी से भी इनकी राय लेना चाहेंगे कि हम नेचुरोपैथी के अनुसार हम शीत ऋतु का किस प्रकार से वेलकम करें, और किस प्रकार से किन चीजों का हम ध्यान करें उसके अंतर्गत। अनिता जी ने बहुत सुंदर बताया कि ऋतु हम सामान्यतः 3 ऋतु समझते थे, पर यदि स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो ऋतु की संख्या 6 होती है। और ये जो महीना चल रहा है अगहन और पौष का महीना है ना, तो ये क्या है, जैसे सामान्यतः हम देखें तो ठंड गर्मी बरसात यही मौसम जानते थे, परंतु यहाँ को जानना है, ऋतुओं के बारे में जानना है, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास या शरीर का स्वस्थ होने के लिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। क्रोधी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है वो प्रातः काल में ठंडी चीजें नहीं खाए और मिर्च मसाला कम लेवे। गर्म प्रकृति जिसकी है तो वो प्रातः काल, है ना, गर्म प्रकृति वाला आहार कदापि नहीं ले, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करे। तो ये चीजें हमको समझना पड़ेगी, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्योंकि कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको हम जो भोजन करते हैं वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। तो हमको मौसम के अनुसार, जब प्रकृति का तापमान अधिक होता है, मतलब गर्मी होती है, तो जठराग्नि मंद हो जाती है, किंतु जब प्रकृति ठंडक होती है, जो भी ठंड का मौसम आने वाला है, तो जठराग्नि तेज हो जाती है। इसी का यही कारण है, जैसा अनिता जी ने बताया, इस मौसम में गरिष्ठ भोजन भी आसानी से पच जाता है। एक ऐसा मौसम शीत ऋतु, इसमें पहनने का, ओढ़ने का, खाने सब का आनंद लेता है, और ये हेल्थ बनाने का मौसम है। फिर जैसा अनिता जी ने बताया कि ये जो है शीत ऋतु, इसका हम वेलकम कर रहे हैं, इसमें वायु बढ़ जाती है, वायु बढ़ जाती है, और ये हेल्थ बनाने के लिए सबसे बढ़िया मौसम है। भूख तेज लगती है, पाचन अच्छा होता है, पर यदि भूख नहीं लगती है, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आप कब्जियत दूर करने के लिए जो भी उपाय आपको बताए गए हैं या जो पिछले सेशन में, उसका ध्यान रखें। पर इस समय क्या खाना, तो सबसे पहले हमको इस समय खाना है मिठाई, खटाई और नमकीन पदार्थ। इसीलिए आप देखना, जो दीपावली आती है, दिवाली पे ये नमकीन मसाले, है ना, ये सब चीजें मिठाई बनती है। पौष्टिक शक्तिवर्धक चीज, दूध, हमेशा मना करते हैं कि दूध या दूध से बनी चीजें मत खाओ, ये कफ करती है। पर इस मौसम में जो शीत ऋतु का आगमन कर रहे हैं, दूध, घी, मेवा, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, बेसन के लड्डू, चने के लड्डू, ये हमको उचित मात्रा में लेना चाहिए। मतलब नहीं कि हम 150 ग्राम ले लें या ज्यादा मात्रा में ले लें, उचित मात्रा में लेना चाहिए। सब्जियों की बात करें या फल फ्रूट की बात करें, तो गाजर, अमरूद, केला, संतरा, सीताफल, चीकू। जनरली लोगों को ये लगता है कि केला, सीताफल ये सर्दी करते हैं, नहीं, ये सर्दी का फल है, यदि इसको सर्दी के रूप में से खाएं। फिर चावल की खीर, उड़द, तिल के लड्डू, हाँ, इस मौसम में
व्यायाम, योगासन नियमित करना चाहिए, तेल की मालिश, उपटन लगाना और गुनगुने पानी से स्नान करना। हमेशा गर्म से नहीं नहाना, ज्यादा ठंडे से नहीं नहाना, हमको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ एक चीज आती है क्या नहीं करना चाहिए, जैसा अनिता जी ने बताया नेचुरोपैथी के हिसाब से, तो यहाँ सबसे पहला काम जो नहीं करना चाहिए वो है आलस्य, क्योंकि ये एनर्जी का समय है, तो वो आलस्य नहीं करना, दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए, फिर ज्यादा देर भूखा रहना ये भी अवॉइड करना चाहिए। और अभी कोरोना काल का वो चल रहा है मौसम, इस समय तो आदमी को भूखा रहना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दबा के खा लो, थोड़ा थोड़ा आहार के हिसाब से, जैसे फल खा लिया है ना, ये चीजें हैं। फिर करेला, बैंगन ये नहीं खाना है। ठंडा और बासी भोजन नहीं करना। हम क्या करते हैं, हमारे पतिदेव आते हैं, हमारा बेटा आता है, तो हम फट से खाने को दोबारा गर्म कर देते हैं, ये नुकसान करता है, तो हमको थोड़ा ही ध्यान रखना है। फिर फ्रिज, कोई भी चीज हो, फ्रिज का पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, तेज ठंडी हवा, अगर हम इस मौसम में बाहर निकलते हैं तो ग्रीष्म ठंड ऋतु का सबसे बढ़िया है। महिला को ठंड लगती छाती से और पुरुषों को ठंड लगती कान से, तो कान में रुई लगा लें, या अभी तो एक नया फैशन चला हेडफोन लगा लें, ब्लूटूथ लगा लें, तो उनके कानों में चीजें बंद हो जाती है ना। तीखा कड़वा नहीं खाना है और ठंडा नहीं खाना है। ये चीजें हम करते हैं तो हम इस अगन पोष का जो ग्रीष्म ऋतु है ना, शीत ग्रीष्म गई, अब आइए शीत ऋतु, इसका अच्छा वेलकम कर सकते हैं। और वेलकम करने का सबसे अच्छा तरीका है खाने पीने का ध्यान रखें। और जो अभी जो पीरियड चल रहा है ना, ठंड आने के कारण आप ये चीज देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। क्यों बढ़ रहे हैं इसको हम समझेंगे, है ना। ऐसे में हम क्या कलर चिकित्सा करें, क्योंकि हम खाने पीने में तो ध्यान रखेंगे, ठंड का वेलकम कर रहे हैं, तो कलर चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच एक्सपर्ट साधना जी बैठी हैं। तो मैं चाहूंगा कि साधना जी कलर चिकित्सा के ऊपर ठंड और कोरोना काल से कैसे निपटे, इसके बारे में अपने विचार रखें। आचार्य साधना जी, स्वागत है। धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि शीत ऋतु में कैसे हम खान पान का अपना ध्यान रखें, तो उससे हम बहुत सारी चीजों को अपनी जो हमारी तकलीफें हैं, ठंड ऋतु की जो तकलीफें हैं, ठंड ऋतु में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं अपने सिर्फ खान पान से, और हमें डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा। अब ये जो 1 साल से हमारा कोरोना का पैंडेमिक ये चल रहा है, काल चल रहा है, इसमें अभी ठंड के साथ साथ ये कोरोना के केसेस और बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि ठंड में क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि जरूर बढ़ जाती है, लेकिन हम कॉस्मोस से ठंडी वो चीज ठंडी एनर्जी ले रहे हैं, और ठंडी एनर्जी के कारण क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनका कार्य थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना चलेंगे, जितना हम काम करेंगे, तो वो ऑर्गन मेंटेन होंगे। तो इसीलिए ये ठंड के काल में हमारा कोरोना का जो है ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में खान पान तो ठीक ही है, आपको भाप लेनी है, नोज से और मुंह से, दोनों से आपको भाप लेनी है, क्योंकि नोज में भी आपके जो होता है कोरोना के बैक्टीरियाज रह सकते हैं, वायरसेस रह सकते हैं, और माउथ के थ्रू भी, थ्रोट के थ्रू भी जाते हैं। तो आपको दोनों में, नोज से भी और उससे भी भाप लेनी है आपको। और अजवाइन देके अगर आप भाप लेते हैं तो उससे तो आपको बहुत ही ज्यादा सोचिए कि इन्फेक्शन से भी आपका बचाव हो जाएगा और बहुत सारी चीजों का आपका बचाव हो जाएगा। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि कोरोना का जो बचाव आप कलर थेरेपी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा आपको बचाव करना है आपके लंग्स का। तो कलर थेरेपी के हिसाब से और हमारी जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारी जो दोनों छोटी अंगुलियां हैं, ये दोनों हमारे लंग्स और हार्ट को डिनोट करती है। तो कोरोना में बचाव के लिए हमें अपने दोनों छोटी अंगुलियों के ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में, ये देखिए,
इस तरह से आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है दोनों छोटी उंगलियों में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में आपको ऊपर और नीचे लाइट ब्लू कलर लगाना है। और सारी उंगलियों के बीच वाले जॉइंट में, ये देखिए, ये बीच वाले जॉइंट को हम 3 जॉइंट्स होते हैं, ऊपर वाले जॉइंट को वात जॉइंट कहते हैं, बीच वाले को पित्त और नीचे वाले को कफ जॉइंट कहते हैं। तो हमें पित्त जॉइंट पे पूरा आपको एक ब्लैक कलर से रिंग की तरह बना देना है। ये देखिए, सामने भी और पीछे भी, ये आपको सारी उंगलियों में करना है, ऐसे सामने और ऐसे पीछे। तो ये ब्लैक कलर जो है आपको आपके सारे ऑर्गन्स में इंफेक्शन को रोकता है। और जो छोटी उंगली में आपने लाइट ब्लू कलर लगाया है ऊपर वाले फैलेंज और नीचे वाले फैलेंज में, वो आपके लंग्स को मजबूत करता है। ये देखिए, जैसे अनीता जी ने आपको दिखाया, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है तो शायद कलर इतना दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे करके आपने चारों उंगलियों में, लेफ्ट हैंड के भी और राइट हैंड के भी, आपको अंगूठे में भी लगाना है। अंगूठे में ऊपर और नीचे दोनों आप लगा लेते हैं तो ये बेस्ट इफेक्ट देता है। ये आपका कोरोना से बचाव है। आप रोज इसे लगाइए, दिन में 5 से 6 घंटे भी अगर लगा रहता है ये, तो आपको कोरोना से बचाव हो जाता है। आप भाप ले रहे हैं, आप कलर थेरेपी कर रहे हैं, तो फिर कोरोना आपके पास फटक ही नहीं सकता है। और खान पान में अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको इन सब चीजों में बहुत आराम आएगा। और एक, जैसे मैं ये कहती हूँ, कोरोना में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की कमी अगर नहीं हो तो हम अस्थमा मुद्रा जो होती है, वो आप दोनों हाथों को ऐसे रखिए और आपकी जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी जो उंगली है, उसके दोनों नेल्स को आप मिलाइए और दोनों हाथ आपके ऐसे सीधे रहें, इस तरह से रहें। तो ये होती है आपकी अस्थमा मुद्रा। अस्थमा मुद्रा से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लंग्स में आपको एनर्जी लेवल बढ़ता है, क्योंकि जब आपका ऑक्सीजन बढ़ेगा तो लंग्स की एनर्जी लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल तभी बढ़ सकता है जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड उस मात्रा में बाहर जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल आपका लंग्स में बढ़ा तो नेचुरली लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से बाहर फेंक पा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में है वो लंग्स के द्वारा ही बाहर फेंका जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो ये कलर थेरेपी के द्वारा हमने अपने लंग्स को मजबूत किया। हमारे लंग्स अगर मजबूत होंगे तो कोरोना में हमें बहुत ज्यादा, हम अपने को बचा सकते हैं कोरोना से। मतलब इस पेंडेमिक में हमें और कुछ समझ में आया नहीं आया, लेकिन लंग्स की जो महत्व है, लोग लंग्स को इतना ज्यादा महत्व देते ही नहीं थे। हार्ट किडनी, लेकिन लंग्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। लंग्स की महत्ता को समझ में आया हमें, और हम लंग्स की अगर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो कोरोना से हमारा बहुत बचाव हो जाता है। इसी तरह ये तो आपने देखा कि कोरोना से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अब सर्दी के मौसम में बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं। बीमारी हम कहें या डिजीज कहें या छोटे छोटे तकलीफें कहें, मतलब ये स्टार्टिंग लेवल में ही अगर हम कलर थेरेपी के द्वारा इसको अगर हम ठीक कर लेते हैं तो ये चीजें आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं। जैसे एक मैं कहूं, ब्लड प्रेशर। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बहुत जिनको ब्लड प्रेशर रहता है उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है, और इवन जिनको नहीं भी होता है उनको भी थोड़ा थोड़ा होने लगता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? तो ब्लड प्रेशर के लिए जो हमारे ऑर्गन्स है वो जिम्मेदार हैं, हमारे किडनी, लिवर, ये सब ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार हैं। तो सर्दी के मौसम में किडनी में हम जो हमारी एनर्जी है वो वाटर एनर्जी, मतलब जो ये एनर्जी जो बहुत ज्यादा वर्क को, वाटर एनर्जी अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो ऑर्गन्स में अग्नि नहीं रहेगी, तो वो उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये वाटर एनर्जी बढ़ती है। हमें कोशिश करनी है इस वाटर एनर्जी को बैलेंस करना है। तो अगर हम बैलेंस
करेंगे तो जो बीपी है क्योंकि क्या होता है, बीपी जो है वो कोई अपने में बीमारी नहीं है। बीपी हमारे हर किसी ऑर्गन का जो डिसफंक्शन है, जो ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाता है। तो अगर हम ऑर्गन के कार्य को ठीक करेंगे, उसमें अग्नि बढ़ा के, तो हमारा बीपी अपने आप ठीक होएगा। हाँ, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा बीपी किडनी की वजह से बढ़ा है, या लीवर की वजह से बढ़ा है, या हार्ट की वजह से बढ़ा है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक जो मुद्रा है जो हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करिए और इंडेक्स फिंगर इसको बाहर निकालिए। ये आपका ऐसे सामने के उस तरफ रहेगी, और आपका राइट थंब जो है वो आपके राइट इंडेक्स फिंगर के नीचे टच करेगा। ये देखिए, राइट थंब, और लेफ्ट थंब जो है वो राइट थंब के ऊपर रहेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से आपकी ये मुद्रा बनी है। इस मुद्रा को हाइपरटेंशन मुद्रा कहते हैं। तो अगर ये मुद्रा आप करते हैं 10-10 मिनट, दिन में 3 बार भी अगर आप करते हैं, तो आपका बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा। क्योंकि बीपी में क्या होता है, वेन्स सिकुड़ जाती हैं और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तो ऐसे में ये हाइपरटेंशन मुद्रा जो है, ये हार्ट के जो कार्य है उसको हेल्प करेगी। वेन्स को जो सिकुड़ना है उसके ठीक होने में हेल्प करेगी ये हाइपरटेंशन मुद्रा। और जो बीमारी जो सर्दियों में एक और जो बीमारी हो सकती है वो है बैक पेन। ठंडक की वजह से बैक पेन बहुत हो जाता है, और इस टाइम में कॉन्स्टिपेशन भी ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी बैक पेन होता है। तो ये जो बैक पेन होता है, इसमें भी सेम वही कारण है, क्योंकि आपकी हड्डियां जो होती है उसमें ठंडक इतनी पहुंच जाती है, तो वो ठीक से मजबूत नहीं रहती हैं। प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उससे आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ठंडक की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उससे आपका बैकबोन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप कटी मुद्रा करते हैं, कटी मुद्रा में आपका राइट हैंड से आपको ऐसे वायु मुद्रा, हाफ वायु मुद्रा ऐसे बनानी है, और लेफ्ट हैंड से आपका जो मिडिल फिंगर है और जो आपकी छोटी फिंगर है वो ऐसे जुड़ी रहेगी। ये देखिए, इस तरह से ये कटी मुद्रा बनी। आपको रखना ऐसे है, आपका जो हैंड है, पाम जो है वो आकाश की होना चाहिए, आकाश की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बैक पेन में आराम आता है। ये तो हुई आपकी मुद्रा। और कलर थेरेपी में आप फिंगर्स जो होती है बैक पेन के लिए, फिंगर नंबर 1 मतलब राइट हैंड की छोटी फिंगर, उसके नीचे उसके पूरे पीछे की तरफ आप वायलेट, ये देख इस तरह से वायलेट कलर अगर आप लगाते हैं पीछे की तरफ, राइट हैंड की छोटी फिंगर के पीछे ऐसे लंबी लाइन बीचों बीच वायलेट कलर लगाते हैं। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, इसके पीछे की तरफ आप ब्लू कलर लगाते हैं, ऐसे ही लंबी लाइन। ये देखिए, ऐसे लंबी लाइन अगर आप ब्लू कलर लगाते हैं, राइट हैंड के छोटी फिंगर पे वायलेट कलर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे लाइट ब्लू कलर, लेफ्ट हैंड की ही मिडल फिंगर पे रेड कलर। इस तरह से लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आप रेड कलर लगाते हैं, और उसके बाद लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर पे, मतलब आपको 6 फिंगर्स पे कलर ऐसे सीधे सीधे लगाने हैं। लाइट ब्लू कलर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पे आपका रेड कलर,
और राइट हैंड की रिंग फिंगर पे आपका ऑरेंज कलर। तो खाली एक आपको लंबी लाइन खींचनी है 6 फिंगर्स पे, दोनों स्मॉल फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर पर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर, दोनों रिंग फिंगर पर और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे। ये हुई आपकी 6 उंगलियां। तो इस तरह से अगर आप लाइन खींचते हैं तो आपको बैक पेन में बहुत ज्यादा ही आराम आएगा। ये टेस्टेड वो है, अगर आप इसको लगा के देखिए आपके बैक पेन में आपको बहुत ज्यादा आराम आएगा। तो ये तो हुई कलर थेरेपी, जो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि सर्दियों में बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आता है, लेडीज को खासकर और जेंट्स को भी। हर थोड़ी थोड़ी सी देर में यूरिन जाने की वो लगती है। तो ऐसे में आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे ऊपर वाले जॉइंट पे मेथी पट्टी अगर आप लगाते हैं, ये देखिए ये मेथी की पट्टी है, इस तरह से आप इंडेक्स फिंगर पे लगाते हैं ऊपर वाले जॉइंट पे, और हथेली के बीचों बीच एकदम नीचे की तरफ आप येलो कलर लगाते हैं। ये देखिए हथौले के बीचों बीच अगर आप येलो कलर लगाते हैं तो आपको बार बार यूरिन में बहुत आराम आएगा। और इसमें मुद्रा थेरेपी में एक और बताना चाहूंगी कि आप छोटी अंगुली को मोड़कर और इस तरह से आप दिन 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार करते हैं तो आपको यूरिन में बहुत ज्यादा आराम आएगा। तो ये तो हुई 3-4 छोटी छोटी डिजीजेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सर्दियों में अगर ये बीमारियां होती हैं तो आप किस तरह कलर थेरेपी और मुद्रा थेरेपी के द्वारा आप इसमें अपने को घर में ही आप आराम पा सकते हैं, आपको तंग होने की जरूरत नहीं है। सर्दी बहुत अच्छी ऋतु है, इसमें आपको खान पान का और अच्छे खान पान का, ड्राई फ्रूट्स का, इन सब का सेवन अच्छे से करना चाहिए। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, और जो मात्रा है उचित मात्रा में आपको करनी चाहिए और सेवन जरूर करना चाहिए। ये सेवन अगर आप करते हैं, बाजरे का सेवन करते हैं, बाजरे की रोटी किसी का आजकल बच्चों को पसंद नहीं आती है तो आप बाजरे के आटे का लड्डू बना दीजिए, लड्डू बच्चे खा लेंगे, लेकिन किसी भी तरह बाजरा उनके पेट में जाए तो इससे उनको सर्दी की जो बीमारियां होती हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें काफी आराम आएगा। तो इस तरह मैंने आपको ये चीजें बताई। अब मैं अजय जी से जानना चाहूंगी कि और नेचुरोपैथी में या इसके बारे में आगे आप और कुछ बताएं। बहुत सुंदर जो आपने समा मुद्रा बताई, हाइपरटेंशन मुद्रा बताई, कटी मुद्रा बताई, है ना, फिर ये वाटर बैलेंस करने के लिए मुद्रा बताई। इन सब मुद्राओं के साथ साथ यदि हम ये जो मुद्रा है हाकिनी मुद्रा, ये मयंक जी की सबसे प्रिय मुद्रा है। मयंक जी से जब भी बात करते हैं तो मयंक जी हमेशा हाकिनी मुद्रा को जरूर प्रमोट करते हैं। ये हाइपरटेंशन, तनाव के लिए, नींद नहीं आने के लिए, ये जो मुद्रा है अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा मतलब रिंग फिंगर को यदि हम दबा देते हैं अग्नि मुद्रा पर, यदि हमें कोरोना काल में कोई वायरस है या मिनरल की कमी आ रही है तो इसी का टॉप टच कर लेंगे तो ये बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। इसको विटामिन मुद्रा भी बोलते हैं। हमको क्या करना है, हमको अपने स्वास्थ्य के अनुसार, यदि हमें ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो हम अग्नि मुद्रा कर सकते हैं, अगर हमें मिनरल की कमी आ रही है तो पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं। हम दोनों मुद्रा भी कर सकते हैं कि सुबह ये कर ली, शाम को ये मुद्रा कर ली। फिर एक मुद्रा के बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा है, वह अपान वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा। इसको यदि ये कर दिया तो ये अपान वायु मुद्रा। यदि इसको समझना है तो आप हिरण बनाओ, हिरण के 2 कान, वो है कान, एक कान को काटा तो ये बन गया।
है ना। पर यहाँ इतना सुंदर बात चल रही है, इतनी चीजें हमको कल चिकित्सा से मिल रही है, आहार चिकित्सा से मिल रही है, तो हमें यह ध्यान रखना है, हमें विरुद्ध आहार से बचना है। विरुद्ध आहार मतलब हमारे खाने पीने में विरुद्ध आहार, पहनने ओढ़ने में। हमको आजकल क्या हो रहा है, शादी पार्टियां हो रही, तो हम अपना पहनावा दिखाने के चक्कर में, है ना, ठंड लगती है भले ही, पर हम कपड़े वही पहनेंगे तो हमें डिजाइन कौन देखेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, शादी ब्याह में लिफाफे वसूल नहीं करना है, अपने पहनावे के चक्कर में हमको ये चीजें, है ना, ध्यान रखना पड़ेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शादी पार्टियों में इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, है ना। और खाना पीना है, एक खान पीन किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए नुकसानदायी भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी आयु क्या है, आयु की रिक्वायरमेंट मालूम पड़ती है, जलवायु कैसी है, जहाँ वो रह रहे, ठंड गर्मी बरसात। जिसे भी इंदौर की बात करूँ तो सुबह शाम तो ठंडा है, दिन में गर्मी रहती है ना। फिर वो स्त्री है या पुरुष है ना। फिर हमको यहाँ कैलोरी कॉन्शियस होना है। आजकल क्या हो रहा है, लोग दुबला होने के लिए, जैसा कि अनिता जी ने बताया, जीरो फिगर के चक्कर में हमने डाइट कैलोरी भूल गए, हम खा ही नहीं रहे, वो दुबले तो हो जाते हैं पर वीकनेस आ जाती है ना। और ये वीकनेस आज मालूम नहीं पड़ती, हमें आने वाले समय में मालूम पड़ती है। जैसे सब्जी भाजियां अभी आ रही है, तो जो मौसम में सब्जी उपलब्ध हो, सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाओ, ये सब चीजें हमको करनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, क्योंकि जब अनिता जी और साधना जी होती है तो दो चार स्टोरी तो बनती है ना। तो एक स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बार शादी ब्याह का मौसम था और लड़की वालों ने शर्त रखी कि बारात में आओगे एक ही शर्त पे, कि आप किसी बुजुर्ग को साथ नहीं लाओगे। उन्हें बुजुर्ग नहीं बोला था, उन्हें किसी बुढ़े को साथ नहीं लाओगे, और अपने लिए तो आदरणीय बुजुर्ग हैं। अब उनको शादी करना थी तो उन्होंने मांग मंजूर कर ली। तो जो बाराती थे, उनके गांव का एक बुजुर्ग था, उन्होंने कहा मुझे ले चलो। बोले नहीं, वहां की शर्त है कि हम किसी बुजुर्ग को, तो उसको छुपा छुपू के बैलगाड़ी में छुपा छुपू के ले गए, और उसको जहाँ डेरा देते, जो होते हैं ना गांव, वहां बारात को रुकने के लिए डेरा दिया। अब बारात पहुंची दूल्हा मंडप में तोरण मारने, तो वहां लड़की वालों ने शर्त रखी कि एक शर्त पे हम लड़के की शादी करेंगे कि जो हमारे गांव की नदी है उसको दूध से भर दोगे तो हम शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, शर्त है। और सब परेशान हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। किसी के दिमाग में है कि एक बुजुर्ग है अपने साथ, वो दौड़ा दौड़ा बुजुर्ग के पास गया, तो बुजुर्ग ने उसके कान में मंत्र फूंक दिया। वो आए, बोले हाँ साहब, हम दूध भरने को तैयार हैं, आप नदी का पानी खाली कर दो। हम इतनी अच्छी चर्चा सुन रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी है, पर ये होगा तो हम करेंगे। अरे भैया, न तो नदी खाली होगी, न नदी में दूध भराएगा। आपको जिंदगी को जीना है तो आज ये जो चीजें मिल रही है, ये मुद्राएं मिल रही है, खाने पीने का तरीका मिल रहा है, कलर चिकित्सा मिल रही है, इसको अपना लो, आप स्वस्थ हो जाओ। तो अभी अनिता जी से मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज वाली वक्ता है और उनको प्रैक्टिकल अनुभव है कि शीत ऋतु में का लाभ लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि लाभ लेने का सबसे बढ़िया मौसम है हेल्थ के लिए। लोग बोलते हैं बीमार का मौसम, मैंने कहा बीमार का मौसम नहीं डियर, ये हेल्थ बनाने का, हेल्थ कॉन्शियस। तो आचार्य अनिता जी, हम इसको कैसे हेल्थ में, इसको लाभ में बदल सकते हैं जी। हाँ जी, धन्यवाद अजय जी। आपने साधना जी ने अच्छे से बताया कि कैसी मुद्राओं का हम प्रयोग करें कि हम अपने जो इस समय कोरोना काल भी चल रहा है और ये जो हमारा ठंड का मौसम है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो लाभ का तरीका यही है कि हम उन चीजों को ध्यान रखें, जैसे कि हमने पहले जिक्र करा कि हम अच्छे भोजन का प्रयोग करें, गरिष्ठ भोजन, ड्राई फ्रूट्स, हम इनका प्रयोग करें। और उसी प्रकार से ये कि कई लोग, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, कि लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब मौसम बदलेगा और हमारे को जो परिवर्तन, जो रोग आते हैं वो हमारे प्रकोप हो जाएगा उन्हें, क्योंकि उनके मन में ये भावना, धारणा बैठ चुकी है कि मौसम बदलेगा और हम बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर वो उसके लिए प्रयास करें कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसका हम प्रयास करने से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि फल फ्रूट से जो ईश्वर बनाता है इस मौसम के अनुसार, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ रबी और खरीफ ये जो फसलें कही जाती है, तो ईश्वर जब ठंड का मौसम, जैसे जिस समय गर्मी होती है उस समय जो फसल बोई जाती है, तो उसमें जो ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी होती है वो उसमें समा जाती है।
तो वो जब कट के हम उसको ठंड में सेवन करते हैं तो जो प्रकृति की जो गरमाइश है वो हमें ठंड में प्राप्त होती है। ईश्वर ने कितना सुंदर चीज का निर्माण किया है। उसी प्रकार जो ठंड में जब फसल बोई जाती है तो जो उसमें जलवायु वातावरण की जो ठंडक है वो उस पर समा जाती है, उसका हम सेवन हम गर्मी में हम तरबूज है, आम, खरबूजे खाते हैं, रसीले खाते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी का प्रकोप होता है, हमें रसीली चीजें चाहिए होती है। तो उसी प्रकार जो हम ठंड में जो हम चीजें खाते हैं, जैसे हमने ड्राई फ्रूट इत्यादि का करा, उसी प्रकार से हमें थोड़ा गर्म मसालों का भी सेवन करना चाहिए। आजकल में कई घरों में मैंने देखा है कि गरम मसाले का लोगों ने सेवन बंद कर दिया, कि गरम मसाले बहुत ही गर्म होते हैं। लोगों ने एक भावना गरम, इसका नाम गरम मसाला है, लेकिन ये कोई इतना गर्म भी नहीं, इसका हम सेवन करना ही बंद कर दिए। देखिए, हम एक घर में अगर हम 6 मेंबर हैं तो हमारे लिए आधा चम्मच गरम मसाला सफिशिएंट है। गरम मसाले के अंदर दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, जावित्री है, इतने अनगिनत मसाले होते हैं कि हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मात्रा में ही हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन चाहिए होते हैं। इनका जब हम सेवन करना छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर इन चीज की कमी आने लग जाती है। जैसे कि अगर हम जिंक की ही बात करें, कि जैसे इस समय कोरोना काल में सभी को जिंक का सेवन करने डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपको जिंक का सेवन करना है। तो जिंक का अगर हम सेवन नहीं करते तो हमारी बॉडी में बिल्कुल मेंटेनेंस बिगड़ने लगता है, बालों का झड़ना और कंफ्यूजन ऑफ द माइंड हो जाना, और भी बहुत सारी जैसे बालों के आप देखो जितने भी बाल के झड़ने के रोग होते हैं तो डॉक्टर हमें जिंक प्रोवाइड करते हैं। तो जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमें उन चीजों का सेवन करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज की मैं चर्चा करना चाहूंगी कि जैसे जब सर्दी शुरू होती है तो हल्की हल्की छींके आना, जैसे एक दिन में 3-4 छींके आना, सर्दी जुकाम हो जाना, ये सामान्य बात है। तो लोग सोचते हैं कि ये हमें रोग हो गया है और हमें इसको फटाफट उसको दबाना है हमें, तो हम दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं और उनको हम सप्रेस कर देते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों को सप्रेस करते हैं तो ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स रुक जाते हैं। बल्कि अगर हमें सर्दी जुकाम और ज्वर अगर हल्की मात्रा में है, अगर हम कोरोना काल को छोड़ दे, अगर वैसे अगर नॉर्मल जब सर्दियां आती है तो उस समय अगर हमें शुरुआत में ही सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है तो ये हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसको यदि हम दवाइयों से दबा देते हैं तो अंदर कहीं ना कहीं वो एकत्रित हो जाते हैं और फिर आगे किसी बड़ी बीमारी के रूप में सामने आते हैं। जैसे कि जो बाद में साइनस को, अगर हमने म्यूकस को रोक दिया नाक के तो साइनस बन जाता है, अंदर अद्भुत मतलब गांठें बन जाती है, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। उसी प्रकार कईयों को जिंदगी भर भी जुकाम की शिकायत ही रहती है कि उनका जुकाम पूरे 12 महीने ही रहता है। लेकिन अगर उसको हम गंदगी को निकाल देते हैं, और बल्कि उसके लिए जैसे नेचुरोपैथी में उपाय है कि हम जल नेती करते हैं, पट्टी करते हैं, और बल्कि इस समय हमारे लिए सबसे अच्छा था हॉट फुट बाथ ठंड के मौसम में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमारे पेट गरम, पेट नरम और सिर हो ठंडा, और डॉक्टर आया तो उसको सिर पे मारो डंडा, तो ये कहावत एकदम सही है। तो जहाँ गर्मी के मौसम में हम बहुत गर्म पानी से हॉट फुट बाथ नहीं कर सकते, बल्कि ठंड में हम कर सकते हैं। तो बाकी हम इसको रात के समय अगर हम करते हैं सोने से पूर्व तो हमें नींद भी अच्छी आती है, और सर्दी जुकाम खांसी और छींके आना, इन सब में हमें बहुत बेहद ही आराम मिलता है। और एक बहुत ही सामान्य चिकित्सा है, इसको हर कोई कर सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी जुकाम के लिए हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हमारे कलर थेरेपी के द्वारा भी। तो इसके इस ट्रीटमेंट के अंदर हम अपने थंब में साइडों में, यहाँ पे जो हमने ब्लैक कलर की लाइन लगा रखी है, जिसको हम यिन यांग बॉर्डर कहते हैं, कि हमारे जैसे काला वाला हिस्सा है हमारे अंगूठे का और सामने का व्हाइट वाला हिस्सा होता है, तो ये जहाँ पे आकर मिलता है, तो जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारे अंदर सफाई हो जाती है, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर है कि हम जब वर्षा काल है उसके एंड में इसको हम करना अगर शुरू कर देते हैं तो हमको ठंड के समय में जो सर्दी जुकाम लोगों को अक्सर हो जाता है शुरुआत में, धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी का ही पॉइंट्स है यहाँ पे सारे के सारे, तो आपकी इम्यूनिटी को ये बिल्डअप करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ब्लैक कलर की जो लाइन मैंने समझाने के लिए लगाई है आपको, यहाँ पर हमने जैसे मेथी की पट्टी जो हम बनाते हैं आपको सिखाते हैं, उसको अगर हम अपने थंब के पास से लेके, मतलब जो नाखून है हमारा उसके पास से लेकर हम अगर नीचे तक लगा लेते हैं उसको इस प्रकार से एक पट्टी बना के, तो हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, जो हमारे अंदर की जो जिसे हम कहते हैं कि मिलिट्री है, वो हमारी एक्टिव हो जाती है। हमारे एस्नोफिल वगैरह जो इत्यादि हैं जो हमारे शरीर में दुश्मन से हमारी रक्षा करते हैं, तो उनकी पावर भी बढ़ जाती है और वो अधिक एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पहले से है उनको भी निकाल देते हैं, और जो आने वाले होते हैं उनसे अधिक क्षमता से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कितने इसको हम दोनों थंब में करेंगे, लेफ्ट और राइट में। आप इसको रात को लगा के सो जाइए, रात को 8 घंटे आपके हाथ पे लगे रहेंगे, सुबह आप उसको रिमूव कर दीजिए और इस मेथी को आप फेंक दीजिए। नई दिन आप नई मेथी का इस्तेमाल करें। और मेथी के बारे में आपको बताया कि मेथी में अपनी अपनी भी शक्ति है, साधना जी आपको इसके बारे में बाद में बताएगी। तो इस प्रकार से हमने एक मेथी का प्रयोग करा यहाँ पे अपने इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
प्लस अगर हमें सर्दी जुकाम अगर हो गया है तो उसको हम नेचुरल तरीके से अगर हम ठीक करें, क्योंकि केवल इतना बढ़ जाता है वो, हम अपने काम करने के लिए लायक नहीं रहते हैं। जो छोटे बच्चों पर ज्यादा प्रकोप होता है तो हम अपने रिस्ट पर जाएंगे, तो रिस्ट के अगर हम दोनों साइड को इस प्रकार से पकड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे गड्ढे बनते हैं इसको पकड़ने से, तो यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना है। तो जो हमारी छोटी उंगली है, छोटी उंगली के नीचे मैंने यहाँ पे कलर लगाया है एक, ये कलर है रेड कलर। एक मैंने बड़ी सी बिंदी बनाई है, कभी बताएंगे हम ये चक्रा ट्रीटमेंट, इस पर हमें 7 चक्रा होते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में और भी जगह चक्रास होते हैं, तो हम एक्यूप्रेशर के द्वारा चक्रा ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट हमारा बहुत ही फास्ट मिलता है। उसी प्रकार से मैंने थंब के नीचे यहाँ पर बॉर्डर पे भी, इधर भी मैंने यहाँ पर भी एक कलर लगाया है, ये कलर है ऑरेंज कलर। तो इस ऑरेंज कलर को लगाने से यहाँ पे हमारा थंब के नीचे हमारा ऑरेंज कलर आया है यहाँ पे इधर, और यहाँ पे हमारा छोटी उंगली के नीचे हमारा रेड कलर आया है। तो जब हम ये 2 बिंदियां यहाँ पर लगाते हैं तो ये हमारे कफ को बॉडी में कम करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कफ का प्रकोप बढ़ता है तो सर्दी जुकाम बुखार ये चीजें हमारे अंदर आने लगती है। तो इसका प्रयोग करने से हमारे अंदर एक तो इन्फेक्शन, हमने ये थंब पे ट्रीटमेंट करा, इससे हमारा इन्फेक्शन ठीक हुआ, बॉडी में जो हमारे इन्फेक्शन प्रवेश कर चुके हैं वो हमारे मर जाएंगे, और प्लस हमने कफ को भी अपना कम कर लिया। तो जिनको स्पेशली ठंड में जैसे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, उनका इसका प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य से उपचार है जिसको हर कोई कर सकता है, छोटे बच्चे बड़े सभी के इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और कलर चिकित्सा तो इतनी इजी कि आप किसी अपने नियर बाय को फोन पे अपने हाथों पे लगा के फोटो खींच के भेज सकते हैं, तो घर बैठे ही अपना उपचार कर सकता है। तो हमारे होलिस्टिक टीम का एम यही है कि हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपचार बताएं जो आपको घर में ही उपलब्ध है, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, और हर कोई इसका प्रयोग कर सकता है। हाँ जी अजय जी। जी बहुत आपका माइक सुंदर चीजें आपने जो इसको बताई जी, बहुत सुंदर चीज आपने बताई। आवाज आ रही है? आ रही है जी जी। तो आपने जैसा अनिता जी ने बताया ना, जिंक फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। ठंड ऋतु में बचने के लिए जंक फूड से बचना है। अभी जंक फूड का सबसे बढ़िया क्या है सोर्स? तो सबसे बढ़िया है कद्दू के बीज, बाजार में मिलते हैं। कद्दू के बीज यदि हम खाते हैं तो रिच सोर्स ऑफ है ना। फिर ड्राई फ्रूट जितने होते हैं वो खाना है। फिर राजमा जो होता है, आप देखेंगे जब जब ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो राजमा बहुत खाए जाते हैं। तो ये राजमा एक बहुत बढ़िया वो है सोर्स। इससे हमको सोर्स पता करना पड़ेंगे, कलर चिकित्सा को पकड़ना पड़ेगी। ये सब हमने चीज कर ली तो हम बहुत सारी चीजें फायदा ले सकते हैं। अब ठंड में, ठंड हेल्दी सीजन है ना, ठंड में हम पहन ओढ़ सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसके बावजूद भी कई बीमारियां आ जाती है, तकलीफें आ जाती है। तो उनका क्या कारण है, क्यों तकलीफें बढ़ती है, क्यों बीमारियां बढ़ती है, हम जानेंगे साधना जी से। तो स्वागत है। धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह आप छोटी छोटी चीजों को अपनाकर, अगर हम इसको अपनाएंगे नहीं तो हमें इसके फायदे नहीं पता चलेंगे। तो हमें सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं, जो हम रोज हम अपने उसमें बता रहे हैं, फेसबुक पे हम बता रहे हैं, इसको जब तक आप अपनाएंगे नहीं तब तक आपको इसके रिजल्ट नहीं पता चलेंगे। तो अपनाना बहुत जरूरी है, इसको कार्य में लाना बहुत जरूरी है। चाहे वो कलर चिकित्सा हो, चाहे वो हमने जो मुद्रा थेरेपी बताई, ये सब चीजें आप करिए। जो भी चीज हम बता रहे हैं आप उसे करेंगे तो आपको बहुत आराम आएगा। अब हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत अच्छा चीजें सारी कुछ ले रहे हैं, फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें हो जाती हैं। अब लेडीज को क्या होता है, काम तो करना ही होता है, तो पैरों में पानी लगना, या कई बार ऐसा होता है कि ठंड के कारण किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो पूरी बॉडी में पानी का नियमन ठीक से नहीं हो रहा है, बैलेंस ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लेडीज को हमने देखा है कि पैरों की उंगलियां एकदम सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, उनका चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं चिलबेन। और ये जो बीमारी होती है, इससे क्या होता है कि लेडीज का
मतलब उनके लिए चलना इतना कठिन हो जाता है कि जब तक वो पैरों को सिकाई ना करें तब तक वो चल नहीं पाती हैं और काम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में चिल बेन में आप क्या ऐसे एक्यूप्रेशर कर सकते हैं जिससे कि आपको उसमें आराम आए। तो चिल बेन में जब आपको हो गया है तो दोनों मिडिल फिंगर और दोनों रिंग फिंगर, इसके वाद जॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 जॉइंट होते हैं, वाद जॉइंट, पिच जॉइंट और कफ जॉइंट। तो वाद जॉइंट जो होता है, इसके वाद जॉइंट पे आप मेथी पट्टी, जिस तरह जैसे ऐसे मैंने मेथी पट्टी लगाई है, ये मेथी पट्टी आप मिडिल फिंगर के वाद जॉइंट पे लगाएं और रिंग फिंगर के वाद जॉइंट पे लगाएं। इस तरह से ये मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, ये दोनों के वाद जॉइंट पे अगर आप ऐसे मेथी पट्टी लगाती हैं तो आपको काफी आराम आता है। क्योंकि मेथी क्या है, मेथी अपने में गर्म है, मेथी में इतनी ताकत है कि वो आपके टॉक्सिन्स को खींच सके। तो जब आप मेथी पट्टी लगाते हैं तो ये मेथी के जो बीज हैं ये अपनी ताकत से काम करते हैं, आपके बॉडी की जो ठंडक है उसको अपने अंदर खींचते हैं। देखिए एक बीज में कितनी शक्ति होती है। हम ये मेथी का दाना अगर उसमें बो देते हैं, जमीन मिट्टी में लगा देते हैं, तो हमारा सोचिए मेथी के कितने पौधे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इसको खाली एक्टिवेट होने की जरूरत है और ये कितना बड़ा इसमें सोचिए ये क्रिएशन कर देता है। तो ऐसे ही जब आप इसको अपनी बॉडी में अंगुलियों के वाद जॉइंट पे लगाते हैं तो ये वहां की जो टॉक्सिन्स हैं उसको खींच लेती हैं, उसको खींच के अपने अंदर ले लेते हैं। आप इसको रात को लगा के सो जाइए, सुबह ये मेथी पट्टी उठा के फेंक दीजिए। आपको ये मेथी दोबारा नहीं लगानी है, क्योंकि इस मेथी दाने ने अपने अंदर सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आप इसको दोबारा लगाते हैं तो वो दोबारा टॉक्सिन्स अपने अंदर लेने की उसमें ताकत नहीं होती है। तो दोबारा आप नए मेथी के दाने लगाइए और नए मेथी के दाने ऐसे लगाते हैं तो आपको चिल बेन में बहुत आराम आता है। चिल बेन मतलब आपकी जो अंगलियां सूजी हुई हैं, जो अंगलियां लाल हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, उस चीज में आपको बहुत आराम आएगा। और मुद्रा में मैं कहूंगी कि इसमें एक लिंग मुद्रा होती है। दोनों दोनों अंगलियों को ऐसे हाथों को ऐसे अंगलियां फंसाइए और राइट थंब को ऊपर रखिए और लेफ्ट थंब को उसके पीछे से ऐसे करके रखिए, ये राइट थंब आपका ऊपर रहेगा। इस तरह से अगर आप 15 मिनट बैठते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में ही आपको काफी गर्माहट महसूस हो रही है। और जब ये गर्माहट महसूस होगी तो अंदर से आपका जो वाटर का जो बैलेंस है वो मैनेज होगा। क्योंकि वाटर का जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि गर्मी बॉडी में उतनी नहीं मिल रही है, कॉस्मोस से गर्मी उतनी नहीं मिल रही है। कॉस्मोस में ठंडी एनर्जी, ठंडक वाली एनर्जी ज्यादा है, तो आप ठंडक ही ले रहे हैं। तो एक तो आपके अंदर वैसे ही ठंडक है क्योंकि आपकी अंगुलियां सूज गई हैं, वो हो गई, तो वो ठंड की वजह से होती है। और ऊपर से आप कॉस्मोस से भी ठंडक एनर्जी ले रहे हैं, तो क्या होता है जो वाटर का है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ऐसे में जब आप लिंग मुद्रा बनाते हैं तो आपका वाटर का जो इम्बैलेंस है वो ठीक होने लगता है, आपको इस चीज में काफी आराम आता है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जिन्हें बहुत ठंड लगती है, क्या होता है कि कुछ लोगों को जरा सी ठंड में ही अरे काम नहीं हो रहा है, मतलब सिकुड़ के बैठ जाते हैं वो लोग और काम नहीं करना चाहते हैं, बॉडी में गर्माहट नहीं लगती है, वो कितने भी कपड़े पहन ले उन्हें गर्माहट नहीं लगती है। तो ऐसे में आप अपने दोनों कलाई पे, ये जो दोनों कलाइयां हैं, इसके जो थंब के साइड यहाँ पे आप लगाइए येलो कलर, थंब के साइड में आप लगाइए येलो कलर और छोटी अंगली के साइड आप लगाइए लाइट ब्लू कलर। ये आपको दोनों कलाइयों में लगाना है। जैसे आप ऐसे मोड़ेंगे तो जहां पे आपको क्रीज दिखती है ये वहां पे आपको लगाना है।
थंब के साइड में आपको येलो कलर लगाना है और छोटी उंगली के साइड में आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है। तो आप लिंग मुद्रा करते हैं प्लस ये कलर थेरेपी करते हैं, तो इससे आपको बॉडी में गर्माहट मिलती है और आपका जो वाटर का इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हुआ है वो बैलेंस होने लगता है। तो इस तरह हमने और दो छोटी छोटी चीजों के बारे में जाना। तो अब मैं अजय जी से चाहूंगी कि वो आगे और कुछ बताएं। जी जी, बहुत अच्छी चीज है और ये सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरोपैथी, कलर चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, है ना। और खुशी की बात ये अभी ये जो कोरोना काल आया है इसमें लोगों ने एलोपैथी के साथ साथ इन चीजों को स्वीकार किया और रिजल्ट किया। तो हमें यहाँ एक जो विशेष ध्यान रखना है, इन सब के साथ हमें विरुद्ध आहार से बचना है ना, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए विरुद्ध आहार क्या है। जो विरुद्ध कैसे, जैसे दूध के साथ दही, नमक, क्योंकि जितने भी दूध और नमक अवॉइड करना है। दूध के साथ मूली, मूली के पत्ते, कच्चा सलाद, इमली, खरबूजा, ये चीजें नहीं लेना है। दही के साथ हमें खीर नहीं लेना है, पनीर नहीं लेना है ना। फिर ये ध्यान रखना है हनी के साथ। अभी बहुत एक चलन में आया है कि ज्यादा कमजोरी लग रही तो आप हनी ले लो, शहद। तो शहद में ध्यान रखना है कि घी और शहद समान मात्रा में लेते हैं तो ये पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का काम मतलब वो मरने वाला नहीं काम है। यदि घी और शहद आप समान मात्रा में लेते हो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, अंदर ऑर्गन को नुकसान होता है, तो ये थोड़ा सा नुकसान है। फिर हनी को वर्षा के जल के साथ नहीं लेना है ना। अंगूर, कमल का बीज, मूली ज्यादा गर्म पानी में नहीं लेना है। आजकल गर्म पानी में शहद दुबला होने के लिए बहुत लोग ले रहे हैं, तो गर्म पानी करो, उसको थोड़ा कुनकुना कर लो। कुनकुने पानी में तो आप मिलाओगे शहद तो फायदा करेगा। गर्म दूध में नहीं लेना है ना, कुनकुने दूध में या ठंडे दूध में लेना है, ये हमें ये ध्यान रखना है। और शहद को कभी भी गर्म करके नहीं लेना है, ये थोड़ा चीज हमको ध्यान रखना पड़ेगी। फिर यहाँ हमको ध्यान रखना है ठंडे पानी के साथ। तो ठंडा पानी से मेरा मतलब फ्रिजी वाटर नहीं है, मेरा अर्थ है मटके के पानी से। ठंडे पानी के साथ हमें घी नहीं लेना है, घी, तेल, है ना, ये हमें नहीं लेना है। तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, जैसे सीताफल आ रहा है, मूंगफली है, इन चीजों के बाद हमें ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, यदि आपको एसिडिटी की शिकायत है, जैसे आपको ये बताया वायु, पित्त, कफ, ये 3 आपको चीजें बता दिए, पॉइंट बता दिए। बहुत सारी चीजें आपको मिल गई है, इनको अपनाना है। क्योंकि एक ही ध्यान रखना, नदी का पानी खाली होगा नहीं, आप दूध भर नहीं पाओगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हम क्या करते हैं, ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, कुछ नहीं, आपको ये करना है ना। फिर हमें तरबूज के साथ ठंडा पानी नहीं लेना है, पुदीना वगैरह, आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीजें नहीं खाना है। ये चीजें हमको, फिर अधिक मात्रा में कच्चा नमक, कच्ची शक्कर, ये सफेद जहर है। अगर हमारा खाना बन चुका है, नमक का हमें ऊपर से नमक नहीं डाले। फिर घी जो होता है, कांसे के बर्तन में यदि 10 दिन से ज्यादा रखा हुआ हो तो ये घी भी नुकसान करता है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा आहार का, विचार का, सभी चीज का। और ये मौसम है, शीत गई है ना, एक ऋतु गई है, गर्मी गई है, ठंडक आई है, ग्रीष्म ऋतु गई है, शीत ऋतु आई है। इसका स्वागत करें जैसे भी हम तीनों लाल ड्रेस में हैं। क्यों? क्योंकि ये भी गर्मी का आगमन है। अपने वस्त्र पहनावे पे भी ध्यान दें, है ना। हम महिलाओं को छाती खुली नहीं रखना है, पुरुषों को कान खुले नहीं रखना है, ठंड के लिए। और पहनावे में जितना पहन सकते हैं उतना पहनना है, ज्यादा नहीं पहनना है। हम क्या करते हैं, इनर वगैरह इतने टाइट पहन लेते हैं, उनको ठंडी, उनको हवा भी मिलना चाहिए। तो यदि आप घर में आ गए तो आपको थोड़े से लाइट कपड़े पहने। और अगर आपका फर्श सामान्य फर्श है, मिट्टी का या सामान्य फर्श है, तो आप चप्पल नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। पर यदि आपका फर्श स्टोन या मार्बल लगा हुआ है तो ठंडक है, तो आप घर की चप्पल जरूर पहने, ताकि सबसे ज्यादा ठंड, हम जैसे बिस्तर से उतरते हमारा कमरा ठंडा होता है, हमको ये करना पड़ेगा। और नदी जो बताई मैंने आपको, नदी में जल
बह रहा है, आपको दूध भरना है, एक नई नदी बना के दूध भर लो, वो चलेगा, पर नदी के खाली होने का इंतजार मत करो। आप आगे बढ़ो और आपके लिए ऐसे सेशन, कई सेशन पिछले पड़े हैं, कई सेशन आपके पास आ रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और इसका फायदा लो, यही हमको आनंद लेना है। और आज हम सेशन को यहीं विराम देते हैं अनीता जी के साथ कि इसको आप समायोजित करें आखिरी में आपके 2 शब्द। अनीता जी, हाँ जी सर। हाँ जी। आज के सेशन में आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई कि कैसे हम एक्यूप्रेशर के द्वारा, कलर चिकित्सा के द्वारा, मेथी के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये हमने आपको सामान्य से टिप्स बताए हैं जो बहुत ही आसान है और हर कोई कर सकता है। और लेकिन आपको एक बार में शायद समझ में नहीं आए होंगे देखने में या सुनने में, तो जब तक आप बार बार इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन सा कलर कहाँ पे लगाना है। लेकिन ये बहुत ही आसान है लगाना, इनको अप्लाई करना। तो आप जब इनको बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी फिंगर पे कौन सा कलर बताया गया है। और जब आप लोगों की डिमांड होगी तो हम इस प्रकार की वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे जिसमें सिखाया जाएगा कि कलर थेरेपी कैसी होती है, कैसे काम करती है, इसका बेस ऊर्जा है कि क्या है। क्योंकि जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं आसानी से तो उसके बारे में जो भी कुछ बताया जाएगा हमारे समझने में आसानी रहती है, उसको हम जल्दी कैच कर सकते हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम इजी वे में अपने दर्शकों तक जो हमने ज्ञान अर्जित किया अपने गुरुओं से वो आप लोग तक पहुंचाएं और आप लोग भी उसका लाभ ले सकें। और केवल आप ही नहीं, आपके परिवार और मित्रगण भी इसका लाभ लें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी यह ज्ञान उन तक भी पहुंचेगा और वे भी उसका लाभ उठाएंगे। तो कल एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, नमस्कार। साधना जी आप कुछ चीज बोलना चाह रही हैं साधकों के लिए, क्योंकि आपके सामने जी। हाँ, नमस्कार अजय जी, आपने बहुत अच्छे से बताया सारी चीजें। मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आप जितना, जैसे अनीता जी ने बताया कि जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना भी इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, उतना ही आपको हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमें अंदर से एनर्जी मिलेगी कि हम बताएं लोगों को। जितने लोगों का हमारे पास फीडबैक आएगा, हम उतने ज्यादा खुश होके ये सेशन आगे और कर सकेंगे। और जब ये सेशन हम करेंगे, हमें प्रेरणा मिलेगी, तो नेचुरली ये छोटी छोटी चीजें पूरे सोचिए कि काफी लोगों तक पहुंचेगी और लोग डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। छोटी छोटी चीजों में डॉक्टर के पास जो जाना आजकल हो गया, या दवाई लेना, डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं तो आजकल लोग केमिस्ट से पूछ लेते हैं कि कौन सी दवाई लेनी है और वो दवाई अपने आप ले लेते हैं। तो ये उन्हें नहीं पता कि हर इंसान के लिए कुछ नियम होते हैं दवाइयों के भी, वो अलग अलग बनी हुई है। तो वो आप ले रहे हैं, वो आपको कितना नुकसान दे रही है ये आपको बाद में पता चलता है। तो ये सेशन आप देखिए, आप लोगों तक शेयर करिए और आप खुद भी बार बार देखिए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको नहीं समझ आए तो आप हमारे वर्कशॉप्स अटेंड करिए। आप वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ अब आज का सेशन, अब हमको जो दवाइयों के डब्बे के साथ साथ एक कलर वाले पेन का सेट ले आओ और कलर चिकित्सा शुरू करो। और अगला सेशन जब भी होता है आप हमारे शक्तियों का, तो उसमें अपन इसको अटेंड कर सकते। आप सब आए, सबने समय दिया, सबने व्हाट्सएप अपने ग्रुप में इसको प्रमोट किया। इसके लिए होलिस्टिक हेल्थ परिवार की तरफ से आप सबका नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सब।